हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न पत्र है। ये प्रश्न पत्र आपका प्री बोर्ड टेस्ट का है, किसी कॉलेज का है। और ये जो आपका प्रश्न पत्र है वो क्लास 12 का सब्जेक्ट IT ITS का है। तो हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे कि प्री बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चंस जो है पूछा गया था किसी कॉलेज या किसी स्कूल में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइम 2 आवर्स, और यहाँ पर जो है फुल मार्क्स 30। प्रश्न पत्र का जो पार्ट ए है, पार्ट ए आपका है MCQ बेस्ड। यहाँ पर टोटल 15 प्रश्न है, 15 प्रश्न, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक। अगर आप नीचे बढ़ते चले जाते हैं तो आप देखते हैं कि टोटल यहाँ पर आपका 15 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। नाउ अब आप यहाँ पर देख पाते हैं प्रश्न पत्र का पार्ट बी। ये है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न है और 4 प्रश्न के लिए आपको 1 1 अंक मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ प्रश्न दिया गया है। इसके बाद आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपको जो है 3 प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो टोटल अंक हो गया 6। इसके बाद है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एक प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है और वो एक प्रश्न के लिए आपको अंक मिलेंगे 5। ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रश्न देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, या तो प्रश्न संख्या 7 बनाइए या तो प्रश्न संख्या 8 बनाइए। तो आइए अब हम लोग इस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन का जो PDF है उसका लिंक है ना, डाउनलोड लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं आपका जो प्री बोर्ड टेस्ट था, अलग अलग स्कूल्स ने या अलग अलग कॉलेजेस ने अपने स्तर पर प्री बोर्ड टेस्ट लिया था। उन्होंने अपना अपना जो है क्वेश्चन पेपर बनाया था। तो ये भी किसी एक स्कूल का प्रश्न पत्र है जो मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा था, तो मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो प्री बोर्ड टेस्ट जो है उसका जो है ये सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेशन 2024-25 सब्जेक्ट है IT ITS। ये आपका सेट 1 है और आपका क्लास 12 का ये वोकेशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका पार्ट ए जो कि है आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर आपके आसानी के लिए क्या कर दिया है कि क्वेश्चन का जो सही उत्तर है उसे मैंने रेड कलर से जो है आपका फॉन्ट को रेड कलर से कर दिया है। तो पहला जो प्रश्न है वो ये है कि एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसका जो सही उत्तर होगा ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 2, वर्ड प्रोसेसर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसका सही उत्तर होगा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से प्रॉब्लम एनालिसिस करने के लिए किस चरण का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर होगा सिस्टम एनालिसिस। अब यहाँ आप सोच सकते हैं कि सब प्रश्न आप इंग्लिश में क्यों नहीं बता रहे हैं, तो ये प्रश्न पत्र ऐसा ही जो है मुझे मिला था। ठीक है। क्वेश्चंस हिंदी में, कुछ क्वेश्चंस हिंदी में थे, कुछ क्वेश्चंस अंग्रेजी में थे, कुछ क्वेश्चंस हिंदी और अंग्रेजी दोनों में थे। प्रश्न संख्या 4 है, एक सबस्क्रिप्ट शुरू होता है। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, एक सबस्क्रिप्ट कहाँ से शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 0 से शुरू होता है। प्रश्न संख्या 5, ट्रिपल कोट्स का उपयोग तब किया जाता है जब टेक्स्ट, है ना, ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं। ये पाइथन से क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये पाइथन से है, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपका पाइथन से ही था। तो ट्रिपल कोट्स का उपयोग करते हैं मल्टी लाइन कमेंट के लिए। प्रश्न संख्या 6 ये भी पाइथन से ही है कि पाइथन में _t का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा टैब स्पेस के लिए। प्रश्न संख्या 7, लाइन ब्रेक डालने के लिए HTML टैग क्या है। इसका सही उत्तर होगा BR टैग। प्रश्न संख्या 8, सबसे छोटे आकार के शीर्षक के लिए सही HTML टैग को चुनें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका D नंबर यानी H6। प्रश्न संख्या 9, SDK का पूरा नाम क्या है। SDK का पूरा नाम है सिस्टम डेवलपमेंट किट। प्रश्न संख्या 10, एंड्रॉयड कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपका होता है ओपन सोर्स लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 11, IDLE का पूर्ण रूप क्या है। देखिए IDLE का जो पूर्ण रूप है वो कुछ अलग होता है, लेकिन मिलता जुलता जो आंसर है वो आपका है A नंबर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। दरअसल I फॉर इंटीग्रेटेड तो होता है, ठीक है, D फॉर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और L फॉर यहाँ एक मिसिंग है, यहाँ होना चाहिए था लर्निंग। ठीक है, लर्निंग, L फॉर लर्निंग यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको आंसर मान करके चलेंगे। हो सकता है यहाँ पर छूट गया होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा, लर्निंग लिखना उन्होंने भूल गया होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। प्रश्न संख्या 12, इसके द्वारा अनऑथराइज उपयोगकर्ताओं और उपकरणों को नेटवर्क से बाहर रखने का कार्य किया जाता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नेटवर्क एक्सेस
कंट्रोल। प्रश्न संख्या 13, खाली स्थान एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ब्लॉकचेन। प्रश्न संख्या 14, यह शब्द एक प्रकार के सीखने को संदर्भित करता है, ठीक है, जिसमें एक मशीन अपने आप सीखने में सक्षम हो जाती है। कोई मशीन है जो खुद ब खुद सीखने में सक्षम हो जाए, उसे उसके लिए यहाँ पर कौन सा शब्द होगा? उसके लिए आपका शब्द होगा मशीन लर्निंग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 15, सूचना तकनीक कानून 2000 को कब जो है अस्तित्व में आया था? इसका सही उत्तर होगा 17 अक्टूबर, है ना, 2017 अक्टूबर को अस्तित्व में आया था। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट बी का, जो कि आपका सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सेक्शन ए जो है वो है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आपको जो है केवल 4 का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। पहला जो प्रश्न है वो ये दिया हुआ है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? तो इसके बारे में बताया गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द डिसिप्लिन्ड अप्रोच to creating, maintaining, and managing software system using engineering principles and methodologies. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच होता है सॉफ्टवेयर को, है ना, सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए। और हम लोग उसको डेवलप कैसे करते हैं? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए। इट फोकस ऑन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट फुलफिल्स यूजर नीड इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। यूजर का जो नीड होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन पर्पस ये होता है कि ये फोकस करता है कि जो यूजर है उसको जो सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर उसको बना करके दिया जाए। प्रश्न संख्या 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय बीटा वर्जन एंड फाइनल वर्जन ऑफ अ सॉफ्टवेयर? किसी सॉफ्टवेयर का बीटा वर्जन और फाइनल वर्जन से आप क्या समझते हैं? यह आपको बताया गया है कि अ बीटा वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इज अ प्री रिलीज्ड वर्जन मेड अवेलेबल टू अ लिमिटेड ऑडियंस फॉर टेस्टिंग। किसी भी सॉफ्टवेयर का जो बीटा वर्जन होता है वो सीमित लोगों के लिए, है ना, सीमित यूजर के लिए जो है उनको मुहैया कराया जाता है, उनको दिया जाता है, ताकि वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके बताएं कि सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार का कोई कमी है या नहीं है, सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट allowing developers to identify and fix bugs before the final release। फाइनल रिलीज करने से पहले ये जो है हम लोग जो टेस्ट करते हैं, जो यूजर और डेवलपर को बताते हैं कि अगर इसमें कोई कमी है तो उस कमी को वो ठीक करें। द फाइनल वर्जन इज द फुल्ली टेस्टेड एंड स्टेबल रिलीज इंटेंडेड फॉर जनरल पर्पस यूज। यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का जो फाइनल वर्जन होता है वो फुल्ली टेस्टेड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि जनरल पब्लिक के लिए रिलीज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज आईटी एक्ट 2000 ऑफ इंडिया? भारत का सूचना तकनीक कानून 2000 क्या है? द आईटी एक्ट 2000 इज अ लॉ, ये एक कानून है इन इंडिया दैट मेक्स ऑनलाइन एक्टिविटीज लाइक सेंडिंग ईमेल्स, शॉपिंग और साइनिंग डॉक्यूमेंट्स लीगल एंड सेफ। आईटी एक्ट 2000 एक लॉ है, ठीक है, जो कि भारत में एक लॉ है जिसका काम होता है कि ऑनलाइन एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं, जैसे ईमेल भेजना हो गया, शॉपिंग करना हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट को साइन करना, उसको लीगल और सेफ बनाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम ऑनलाइन चीटिंग एंड अदर साइबर क्राइम्स। ये लोगों को प्रोटेक्ट करता है, ये लॉ जो है ये लोगों को प्रोटेक्ट करता है ऑनलाइन चीटिंग से और साइबर क्राइम से। प्रश्न संख्या 4, व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड हाउ इट वर्क्स? आईओटी, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है आईओटी। तो ये क्या है और ये कैसे काम करता है? द इंटरनेट ऑफ थिंग इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम होता है वेयर एवरीडे ऑब्जेक्ट्स लाइक स्मार्ट thermostat, wearable and home appliances are connected to the internet to collect and share data। यहाँ पर ध्यान देना है कि आईओटी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम रोजमर्रा के कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्मार्ट थर्मोस्टेट। स्मार्ट थर्मोस्टेट क्या होता है? जैसे आप लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं, ठीक है, जो आपके बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करता है, जैसे आपका हार्ट बीट हो गया, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हो गया, ये सारा डेटा को लेता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि वेरेबल होते हैं, यानी वेरेबल कोई डिवाइस हो सकता है, कोई डिजिटल डिवाइस हो सकता है जिसको आप जो है पहनते हैं, और पहनते हैं तो वो डिवाइस क्या करता है? आपसे कुछ डेटा लेता है।
कुछ होम अप्लायंसेस है, यानी कुछ घरेलू उपकरण भी हैं, ठीक है, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है और वो डेटा को कलेक्ट करता है और डेटा को शेयर करता है। तो जाहिर सी बात है, हम आज के रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और वो कहीं ना कहीं डेटा आपसे ले रहा होता है। इट वर्क्स बाय यूजिंग सेंसर्स एंड सॉफ्टवेयर टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट्स। यह कैसे काम करता है? तो कुछ सेंसर्स होते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके मदद से ये इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, इंफॉर्मेशन को लेता है, विच इज देन सेंड टू द इंटरनेट। और ये डेटा इंटरनेट को भेज दिया जाता है फॉर एनालिसिस एंड टू ऑटोमेटिक एक्शंस और प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स। ठीक है, तो ये डेटा जो है गैदर करके इकट्ठा करके भेज दिया जाता है, इंटरनेट को भेज दिया जाता है ताकि उस डेटा के ऊपर एनालिसिस हो सके, उस डेटा के आधार पर कुछ एक्शन लिया जा सके। नाउ अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी का। सेक्शन बी में आपको जो है केवल दो प्रश्न का उत्तर देना था। पहला प्रश्न है यहाँ आपका, व्हाट इज स्क्रिप्ट मोड इन पाइथन प्रोग्रामिंग? पाइथन प्रोग्रामिंग में स्क्रिप्ट मोड क्या होता है? Script mode, also known as program mode, is a way of running Python code by saving it in a file with a py extension and executing the file। देखिए, पाइथन में प्रोग्रामिंग करने का दो तरीका होता है, एक को कहते हैं इंटरैक्टिव मोड, एक को कहते हैं स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि आप पहले प्रोग्राम का कोड को पूरा लिखते हैं, ठीक है, 4 लाइन का कोड है या 5 लाइन का कोड है, लिख करके उसको सेव करते हैं, एक फाइल के रूप में सेव करते हैं, और उस फाइल का फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट पी वाई होता है। वेन वी रन अ पाइथन स्क्रिप्ट, जब हम इस पाइथन स्क्रिप्ट को यानी जब हम इस फाइल को रन कराते हैं, द इंटरप्रेटर रीड द एंटायर फाइल। तो हमारा जो इंटरप्रेटर होता है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, इस पूरे फाइल को क्या करता है? पढ़ता है। एंड एग्जीक्यूट द कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसके बाद टॉप टू बॉटम जो है वो कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। दिस मोड इज कॉमनली यूज फॉर राइटिंग स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स और डेवलपिंग लार्ज स्केल एप्लीकेशंस। इस मोड का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोग को एक सिंगल प्रोग्राम बनाना होता है या फिर हम लोग जो है एक बड़ा एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, तब हम लोग जो है इस मोड का इस्तेमाल करते हैं। आगे बताया गया है, इन स्क्रिप्ट मोड वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू राइट मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड। ये स्क्रिप्ट मोड हमको इस चीज का सुविधा देता है कि हम लोग जो है मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को लिख सकें, डिफाइन फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन कर सकें, क्लासेस को डिफाइन कर सके, इंपोर्ट मॉड्यूल्स, हम लोग को मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना हो तो हम लोग मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारी बातें मैं जो यहाँ बता रहा हूँ वो पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। जो बच्चे पाइथन नहीं पढ़े हुए हैं उनको ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि सर ये इंपोर्ट मॉड्यूल क्या होता है, डिफाइन फंक्शन क्या होता है, तो ये सब कोडिंग का हिस्सा है। वी कैन ऑल्सो यूज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स लाइक लूप, कंडीशनल्स टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। ये हम लोग को यूज करने देता है, यानी स्क्रिप्ट मोड में हम लोग यूज कर सकते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को, जैसे लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडीशनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को डेवलप कर सकें। वंस वी हैव रिटन आवर कोड, जब हम लोग एक बार कोड को लिख लेते हैं, वी कैन सेव इट, हम लोग इस कोड को एक फाइल के रूप में सेव करते हैं, सेव इट एज अ स्क्रिप्ट फाइल एंड रन इट वेन एवर नीडेड, और जब जरूरत होता है हम इस फाइल को रन करा लेते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज एंड्रॉयड? एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज एंड लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है और एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जैसे कि टैबलेट हो गया, है ना, टैबलेट कंप्यूटर हो गया या स्मार्टफोन्स हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी मोबाइल डिवाइसेस हैं। इट इज डेवलप्ड बाय गूगल, इसे गूगल ने डेवलप किया, एंड लेटर द ओ एच ए, ओपन हैंडसेट अलायंसेस, बाद में इन लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया। जावा लैंग्वेज इज मेनली यूज टू राइट द एंड्रॉयड कोड। एंड्रॉयड कोड को लिखने के लिए बेसिकली जो है या मुख्य तौर पर जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। इवन नाउ अदर लैंग्वेजेस कैन बी यूज, तो जावा को तो मुख्य तौर पर इस्तेमाल किया ही गया, इसके अलावा और भी अन्य लैंग्वेजेस को भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। The goal of Android project is to create a successful real world product that improves the mobile experience for end user। जो गोल है, जो लक्ष्य है एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का, वो ये है कि एक सक्सेसफुल, है ना, एक सफल रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट तैयार किया जा सके, उसमें लगातार इंप्रूवमेंट लाया जा सके, ताकि जो एंड यूजर है यानी कि जो हम और आप हैं, उससे हम लोग जो है बहुत आराम तरीके से जो है अपने मोबाइल को, अपने डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकें। आपका सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आपको जो है केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन आपको यहाँ पर दो विकल्प मिल रहा है। पहला जो प्रश्न है वो ये है, डिस्क्राइब हेडिंग टैग्स ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल में जो हेडिंग टैग्स है उसको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर जान लीजिए, एचटीएमएल हेडिंग टैग्स आर यूज टू डिफाइन हेडिंग ऑन अ वेब पेज। अगर आप अपने वेब पेज में हेडिंग्स दिखाना चाहते हैं, ठीक है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, ये दिखाना चाहते हैं, तो इस टैग का इस्तेमाल करते हैं, इस हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं।
दे रेंज फ्रॉम H1 to H6। जो हेडिंग टैग है वो H1 से लेकर के H6 तक होता है। ठीक है, तो H1 का मतलब हो गया सबसे बड़ा टैग, है ना, सबसे बड़ा हेडिंग टैग, और H6 का मतलब हो गया सबसे छोटा हेडिंग टैग। तो एमसीक्यू में भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा जो टैग होता है, हेडिंग टैग जो होता है वो सबसे छोटा होता है, तो आपको बताना है H6। और कोई पूछे कौन सा सबसे बड़ा होता है, तो H1। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कर जाना है कि 6 बड़ा है, 6 एक बड़ा नंबर है तो ये बड़ा हेडिंग टैग H6 होगा, नहीं, सबसे बड़ा हेडिंग टैग H1 होता है और सबसे छोटा हेडिंग टैग H6 होता है। तो दे रेंज फ्रॉम H1 to H6 एंड आर यूज्ड टू स्ट्रक्चर कंटेंट हायरार्किकली। अगर हम अपने स्ट्रक्चर को, हम अपने कंटेंट को अपने वेब पेज पर हायरार्किकली दिखाना चाहते हैं तो हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। हेयर इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर जो है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डिस्क्रिप्शन इसलिए ज़्यादा दिया गया है ताकि, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहला H1 के बारे में, ये मेन हेडिंग होता है। रिप्रेजेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑन द पेज। किसी पेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है उसके लिए हम लोग H1 का इस्तेमाल करते हैं। H1 का इस्तेमाल करके हेडिंग को लिखते हैं। टिपिकली यूज फॉर अ टाइटल और मेन हेडिंग। बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग टाइटल को लिखने के लिए या मेन हेडिंग को लिखने के लिए करते हैं। उसके बाद है आपका H2, जिसको हम लोग कहेंगे सब हेडिंग। तो यूज फॉर सेकेंडरी हेडिंग अंडर H1। H1 के नीचे तो अगर एक और हेडिंग देना है ना, उससे छोटा हेडिंग देना है, एक सब हेडिंग देना है, तो H2 का इस्तेमाल करते हैं। फिर है आपका H3। ये होगा सब हेडिंग का भी सब। ठीक है, सब हेडिंग जो है उसके नीचे का जो हेडिंग है उसके लिए हम लोग H3 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट्स अ सब सेक्शन अंडर H2। H2 जो है सब हेडिंग है, उसका भी अगर एक हेडिंग करना है, उसका भी एक सब हेडिंग करना है, तो H3 का इस्तेमाल करते हैं। यूजफुल क्रिएटिंग डिटेल्ड हायरार्की इन कंटेंट। ठीक है, तो जो भी कंटेंट है उसको उसको उसका जो हायरार्की है उसको डिटेल्ड वे में लिखना है तो हम लोग H3 का इस्तेमाल करते हैं। अगला है H4। ये होता है माइनर हेडिंग, अ लोअर लेवल हेडिंग टिपिकली यूज्ड फॉर सब सेक्शन अंडर H3। मतलब सीधी सी बात है, H3 के नीचे जो है कोई हेडिंग लिखना है, उससे छोटा हेडिंग लिखना है तो हम H4 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है H5। ये है आपका स्मॉलर हेडिंग। ये लेस प्रोमिनेंट हेडिंग ऑफन यूज विद इन H4 सेक्शन। H4 के नीचे हम लोग इसको लिखते हैं। और सबसे आखिरी है आपका H6, लिस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। जो हेडिंग सबसे कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो हेडिंग सबसे कम इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम लोग H6 का इस्तेमाल करते हैं। द लिस्ट सिग्निफिकेंट हेडिंग यूज फॉर माइनर डिटेल्स। यहां पर आपको बताया गया एक एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा यहाँ पर। सबसे पहले हम लिखें H1 मेन टाइटल, फिर H1 बंद होगा, फिर है H2 सेक्शन टाइटल, फिर H2 बंद होगा, फिर है आपका सब सेक्शन, ये H3 खुला, H3 बंद होगा, फिर है H4 खुलेगा, यहाँ पर हमने लिखा सब सब सेक्शन H4, फिर हमने लिखा H5 इसके अंदर डिटेल, फिर मैंने लिखा H6 इसके अंदर लिखा मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर बताना था इसलिए मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। बाकी अगर इसको समझना है तो समझने के लिए आपको तो HTML पढ़ना पड़ेगा। नाउ इसी प्रश्न पत्र में जो है 5 नंबर के लिए जो क्वेश्चन था उसका और में एक प्रश्न पूछा गया था, वो ये था कि एक फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। इस फॉर्म के लिए आपको HTML कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्म के लिए फॉर्म टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमने यहाँ पर कोड आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, जो बच्चे समझते हैं, है ना, जो बच्चे कोडिंग जानते हैं, वो इस कोडिंग को देख करके जो है इसका सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। ये मेरा कोडिंग लिख दिया है। ठीक है, तो ये उन्हीं को समझ में आएगा जो HTML पर कोडिंग किए हुए हैं। तो बच्चों ये था आपका प्री बोर्ड टेस्ट प्रश्न पत्र का हल। ठीक है, जो कि किसी कॉलेज या किसी स्कूल के बच्चे ने मुझे दिया था, इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने सॉल्यूशन बना दिया है। सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आने की संभावना आपके एग्जाम में रहेगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।